हाँ भाई पीछे बैठ जाओ, नीचे आ जाओ। बैठ गए? तो काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात वापस एक बार फिर से, है कि नहीं? याद तो है ना? मैं भी था, हैं? बोले तो नहीं? मैंने सोचा यार याद ही नहीं किया, भूल गए होंगे। को भूल जिन, ये तादाद कम कैसे हो रही है? गर्मी की वजह से? मेरी वजह से? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपना वैसे एक टॉपिक बचा हुआ है ना, कोई समस्या नहीं है उसमें, कर लेंगे अपन, टाइम बहुत पड़ा है। फॉर्म सबने भर दिया, कोई बाकी हो भर लेना टाइम से पहले। स्पेशल BSTC वाले भी टाइम से पहले भर लो। देखो अपने फॉर्म दोनों अटकाने हैं, ठीक है नहीं? जो तुक्का लगे वही सही। लगभग आपका इसमें स्पेशल वाले में कम जाएंगे, लेकिन इसमें हो जाएगा लगभग। कब होगा? जब आप वापस रिवीजन मारोगे, ठीक है ना? लगभग आपका मेरे हिसाब से 70% हो गया होगा सिलेबस। हो गया? नहीं हुआ? बाकी कौन सा है? तो देखो अपना सब्जेक्ट तो 50 नंबर का है, और क्या है इसमें? रीजनिंग है, कितने की है? 50 क्वेश्चन है ना। नंबर तो कितने होते हैं? मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कितने होते हैं? 3, यानी कितने हो गए? 150, 150। और क्या रहा? जीके, फिर हिंदी, इंग्लिश। इसके आएंगे 20, शायद मेरे साथ 30, और इसके 20 है ना, ये होंगे ना। अब देखो मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूं, ये दो चीज मेरे को पता है आप 90% क्लियर कर लोगे इसमें, यानी 100 में से 90 क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से पूरा कर सकते हो। हिंदी में 30 में से 25 तो कोई कर नहीं, नीचे है ही नहीं, नीचे 25 से सब ऊपर ही रहेंगे। इतने सरल सवाल आते हैं, आप आराम से कर लोगे। इंग्लिश में सबसे सरल 20 में से 20 है कि नहीं? पीछे रही बात अपने जीके की, क्या हार्ड है? अरे अपना कल्चर तो है। आपके गांव में कौन सा मंदिर है, कौन सा थान है, कौन सा डांस है ना, कौन सा खाना है, यही तो है जीके, है क्या? तो मेरे हिसाब से इसमें से आप 35 और 40 के मध्य कर सकते हो। इतने तो हो गए अभी टेस्ट में, इतने तो हो रहे हैं ना आपके, है ना? थोड़ी और मेहनत करो, हो जाएगा, इतने हो जाएंगे ना आपके। यानी इसके 90, इसके 35, 90, इसके 35, इसके अपने 25, बाकी इसमें छोड़ दो एक बार। हाँ वो देखो कई बार है ना, इतनी इंग्लिश सरल आती है कि आप 20 में से 18 सवाल आराम से कर दो, और कभी तो ऐसी आती है कि बातें ही ना पूछो। अपने इतना देखना, आप एक बार छोड़ दो। 10 और 5 मल्टीप्लाई 15, यानी अपने जोधपुर वाली डाइट पक्की है ना, जोधपुर वाली डाइट पक्की 100% मैं गारंटी देता हूं। यदि आपके इतने नंबर आते हैं तो आपके जोधपुर वाली गारंटी ये है ना, पक्की हो जाएगी आपकी डाइट, गवर्नमेंट की है कॉलेज, और 2 साल आराम से निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। एक और, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे ना, फर्स्ट ईयर में, यदि आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके रीट की वैकेंसी आ गई तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पता है आपको? समझे हो? यानी आप जब 18 से 20 साल के मध्य होंगे
आप बन जाएंगे क्या? गुरुजी। क्या बन जाएंगे? गुरुजी बन जाएंगे, है कि नहीं? तो आपको गुरुजी बनना है ना, यहां तक पहुंचना है तो क्या क्लियर करना पड़ेगा? ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? जोश भरा ना आपके अंदर, बढ़ना है ना गुरुजी? चलो करते हैं अपने वापस रिवीजन स्टार्ट। सबसे पहले अपने पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था अपने? अपन पढ़ा था सबसे पहले अधिगम। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं ना, जो सवाल आते हैं। सबसे पहले अपने अधिगम पढ़ा था। अधिगम के अंदर सबसे पहले सवाल आता है कि अधिगम का जो शब्द है, ये लर्निंग, ये किस भाषा शैली से लिया गया है? किसे लिया गया है? लैटिन भाषा से। भाषा शैली पूछिए, भाषा नहीं पूछिए, ठीक है नहीं? लैटिन भाषा से। और भाषा कौन सी है? जर्मन। ये सबको पता है। शब्द कौन सा है? शब्द ये किस शब्द से बना हुआ? लर्निंग, लर्नन शब्द से बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? तो ये शब्द 3 शब्द बनेंगे से। लर्निंग किससे बना हुआ है? लर्नन से। किस शब्द से लिया गया है? जर्मन से। कौन सी भाषा शैली है? लैटिन भाषा। 3 साल बन गए। रटने की कहां जरूरत हुई? हुई नहीं। अब देखो, ये तो हो गए शब्द। अब बताओ अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? अधिगम का मतलब एक बताओ पहले, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। अब यदि आपको कहीं से कहीं बार है ना, क्वेश्चन में आपको पूछेगा, हर शब्द मिलेगा अधिगम अधिगम, तो उसका आप अधिगम ना सोच कर क्या सोच सकते हो? सीखना। यानी अपन कैसे सीखते हैं उसको अपने खुद पे डालो। यदि आपको सवाल पूछ ले कि एक बालक चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, निम्न में से नहीं, बीमार नहीं है, निम्न में से बालक की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका आएगा अधिगम। क्या कर रहा है वो? अधिगम कर रहा है। समझ गए? फिर सवाल तो अपने पे आते हैं। 20 के सवाल लगभग देखते हैं ना, 80% सवाल अपने खुद पे आते हैं। अपन खुद क्या करते हैं वो सवाल आते हैं। थोड़ा सा यदि आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है, उसको 2 बार पढ़ो, थोड़ा सा 2 बार पढ़ो, वो अपने आप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना? फिर अधिगम की विशेषता क्या है बताओ? अधिगम, क्या अधिगम सतत चलता है? लगातार चलता है? सभी जगहों पर समान है? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है उसमें? उसे क्या कहते हैं? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यानी आपके भी कॉपी चेक सही हो रही है, आपके भी सही हो रही है। क्या कहते हैं? मैंने उसमें बताया था त्रिभुज बना के। बताओ उसमें क्या था? अरे भाई ये शब्द आई कि नहीं आया? व्यापकता। सभी जगहों पर क्या है? समान, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं। यदि आपके 2.5 नंबर आ रहे हैं तो आपको 2.5 नंबर देंगे, 3 नहीं करना है। वो अपने टेस्ट में थे ना कि 5 में से आपके 2.5 आ गए। अब वो मार्कशीट में 2.5 तो कैसे ले सकते हैं? तो क्या करते हैं? 3 लिखते हैं। अब 3 लिखते तो 2 ही लिख सकते ना, लेकिन 3 किया। क्यों किया? किस कारण? आपको क्या कर रहे हैं? ये क्या कर क्या रहा है? ये मोटिवेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये किस प्रकार का मोटिवेशन है? आंतरिक है, बाह्य है? बाह्य। आंतरिक तो मतलब खुद के द्वारा,
स्वयं मोटिवेशन हो, वो है आंतरिक। बाह्य मतलब कोई दूसरा दे, वो क्या है? बाह्य। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा क्या है? सततता। तीसरा पॉइंट बताओ, शॉर्ट में बताओ, और क्या होनी चाहिए अधिगम में? और क्या चाहिए? विशेषता क्या अधिगम की? और बताओ, आपने पढ़ा है ना कि बताओ। मैं आपको आज उद्बोधन कर रहा हूं, मतलब आपके द्वारा ही पूछा जा रहा हूं कि भाई क्या आपने क्या याद किया। जोर से बोलो, आराम से, कोई संशय नहीं है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति, ये लास्ट में पॉइंट आता है भाई, ये है ना लास्ट में पॉइंट आता है। जब आपके अधिगम पूर्ण हो जाता है, अपन दौड़ते किस लिए हैं? लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं। आप पढ़ किसके लिए रहे हो? बीएसटीसी का पेपर आपके लिए क्या है? ये लक्ष्य है। तो आप ये लक्ष्य पॉइंट लास्ट में आता है। और बताओ, और बताओ, कौशलों के लिए बिल्कुल सेकंड लास्ट पॉइंट आपकी ये कौशल, अपने कौशलों को बेहतर बनाने के लिए। और क्या वातावरण और क्रियाशीलता है? क्या एक्चुअली क्या है? मैंने बताया था ना उस दिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में लिख लेना, समझाया भी था। क्या है वातावरण और क्रियाशीलता? क्या है? विशेषता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है। वातावरण और विशेष क्या, इसकी क्या है? विशेषता नहीं है, कारक है। और बताओ, और देखो, याद नहीं है किसी को? याद नहीं है तो आप बोल रहे हैं पढ़ाई की, क्या की है पढ़ाई भाई? थोड़ा और घुमाओ, दिमाग घुमाओ, दोस्त लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ। और क्या हुआ? सुस्त कैसे बैठे हो? नींद आ रही है? अरे भाई साहब, अरे अधिगम के द्वारा आपके व्यवहार में क्या होता है? अरे तो परिभाषा ही यही है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या अधिगम पशु कर सकता है? क्या पक्षी कर सकता है? या मनुष्य? मैं आपको सवाल पूछता हूं कि अधिगम कर सकते हैं? पहला, पशु, पक्षी, मनुष्य और सभी कर सकते हैं। तो बताओ पशु कैसे कर सकते हैं? अधिगम कैसे, यानी सीखता कैसे हैं? हाँ, पशु धीरे धीरे अपने आप जब पैदा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो हर क्रिया करता है। उसको पता नहीं होता कि माँ का दूध कहाँ से आता है। फिर वो क्या करती है माँ? धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ जाती है, फिर उसको पता चलता है कि हाँ ये यहाँ है कि नहीं? और बताओ विशेषता क्या? ये सार्वभौमिकता है, यानी सभी पर बराबर लागू होती है। क्या अधिगम सभी पर लागू होता है बराबर? यानी अधिगम करने के लिए आपको परिपक्वता, आप में परिपक्वता होनी चाहिए। और अधिगम सभी जगह पर समान और सभी रूप से सार्वभौमिक होता है। और परिपक्वता के अनुसार अधिगम धीरे धीरे अपना आप हो जाता है। ज्यों ज्यों आप 1 साल के हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4, ऐसे करके आप 20 साल के हुए, तो 1 साल और 20 साल में कुछ तो सीखा होगा आपने, बहुत कुछ सीखा है ना? गर्मियों के थपेड़े खा खा के बहुत कुछ सीखा। तो ये क्या है? ये क्या चल रही है? अधिगम चल रहा है, यानी सीख रहा है बच्चा। अब एक चीज मेरे को बताओ, क्या अधिगम में एक मिनट बताओ, क्या अधिगम में आयु, विकास और वृद्धि
और बुद्धि लब्धि, ये 4 शब्द है आपके पास। क्या अधिगम को ये 4 प्रभावित करते हैं? पहले बताओ आयु कैसे प्रभावित करती है? ज्यो ज्यो आयु धीरे 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 क्या करती है? बढ़ती है। ज्यो ज्यो आपका अधिगम क्या होता है? इसका मतलब ग्राफ कैसे होगा? यानी ये आयु बढ़ेगी और ये आपका अधिगम होगा। यहाँ पे आयु 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। ज्यो ज्यो आप पहले साल के होंगे तो आप धीरे धीरे दूसरों को देखोगे, उसकी भाषा को क्या करोगे? आप ग्रहण करोगे। बच्चा सीखता कैसे है पता है आपको? बच्चा अपने को देख कर सीखता है। अपन क्या बोलते हैं वो पहले तो एब्जॉर्ब करता है, अच्छा ये बोल रहा है। अपन देखते हैं ना छोटा बच्चा, अपन बोलते हैं क्या करता है वो? ऐसे देखता है, यूं यूं देखता है ना? तो क्या करता है वो? अपने को क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या उसका सीखना ये एब्जॉर्ब करना बराबर है? दूसरी साल क्या करता है वो? धीरे धीरे अपने को धीरे धीरे बोलता है, हाँ है ना? अपन कहते हैं बेटा ये लिया है, ऐसे करता है। फिर धीरे धीरे अपने पीछे भागता है, अपने पत्थर मारता है और धीरे धीरे अपने बराबर हो जाता है वो। तो अधिगम धीरे धीरे क्या हो रहा है? आयु के साथ में बढ़ रहा है। समझ गए? अब बताओ विकास। विकास अपना पड़ोसी नहीं, विकास और वृद्धि, एक शब्द आता है वृद्धि। ये बताओ वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि आपको दिखाई देती है क्या? विकास दिखता है आपको? दोनों नहीं दिखते? अरे भाई, जब ये आपका फ्रेंड दुबला पतला था, इसके शरीर को आपने दूध पिलाया, क्या पिलाया? तो भाई साहब हो गए मोटे, मेरे जैसे है ना? ये भाई साहब हो गए मोटे, हुए कि नहीं हुए? तो इसमें क्या हुआ? विकास हुआ, वृद्धि हुई? वृद्धि हुई, यानी शरीर में क्या हुआ? बढ़ा। अब बताओ मेरे को, आपकी बुद्धि पहले थी 100, बढ़कर क्या है? IQ है ना? बुद्धि लब्धि IQ पहले 100 थी, बढ़कर हो गई 120। 100 कब थी? जब आप 15 साल के थे, और 20 साल के होते आप कितनी होगी IQ? माना है ना? होती नहीं होती वो आप है। माना कि आपकी आयु क्या है? 15 वर्ष, और आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 100। और यदि आप 20 वर्ष के हो गए और आपकी बुद्धि लब्धि क्या हुई? थोड़ी अकल आई, तो क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? तो 5 वर्षों के अंतर्गत आपने जो भी वृद्धि की है या विकास किया है, आपने क्या किया? आपने विकास हुआ है। किसका? बुद्धि का नहीं हुआ। अपन विकास तो अपना ही हुआ है, विकास तो अपना ही हुआ है। किसका हुआ? आपका। यानी आप कह सकते हो मस्तिष्क किसका हुआ? आपका मस्तिष्क का विकास हुआ। तो ये चीज आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब आप सीधे सीधा कह सकते हो कि वृद्धि आपको दिखाई देती है और विकास नहीं दिखता। हालांकि विकास मानसिक रूप से भी होता है और शारीरिक रूप से भी विकास होता है। वृद्धि मानसिक रूप से होती है और शारीरिक रूप से होती है, लेकिन सामान्यतः वृद्धि शारीरिक रूप से मानी जाती है और विकास मानसिक रूप से। ठीक है ना? तो विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। जब भी सवाल आए तो आप समझ लेना इनके बारे में। ठीक है नहीं? फिर बुद्धि लब्धि, मतलब इसका इंग्लिश में IQ। आपका IQ कितना है? उसे हिंदी में कहते हैं इंटेलिजेंस क्यूरेंसी, यानी बुद्धि लब्धि। ये आपके जब 20 से कम होती है, जब 20 से आपसे कम होती है तो वो होता है जड़ मानव, यानी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो पागल से भी और ज्यादा पागल हो, मतलब उसको कोई मतलब भी नहीं है। तब क्या होता है? वो किसे क्या कहते हैं? जड़ मानव। फिर धीरे धीरे बढ़ती है, 40 और 50 के मध्य आती है,
वो होता है अपना पागल कह सकते हो या मंद बुद्धि कह सकते हो या अत्यंत मंद बुद्धि कह सकते हो ना, अत्यंत मंद बुद्धि। जिसका IQ 40 से 50 तक होता है उसे क्या कहते हैं, अत्यंत मंद बुद्धि वाले बालक कहते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे 50, 60 ये है मंद बुद्धि, यानी इससे थोड़ा बेस्ट। फिर 70 से, फिर 80 से अपना जो सामान्य बालक होता है, वो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इसको कि जब 80 और 100 के मध्य IQ होता है उसे सामान्य बालक कहें। कुछ मानते हैं 90 से 100 के मध्य, ज़्यादातर 90% लोग ये मानते हैं कि 90 से 100 के मध्य जब बुद्धि लब्धि होती है वो होता है आपका सामान्य बालक। यानी आपकी बुद्धि लब्धि किसके मध्य है, इसके मध्य है कि इसके मध्य है, इसके मध्य है। IQ चेक कैसे होता है, IQ चेक टेस्ट के अलग टेस्ट होते हैं। जैसे मैं अभी आपका टेस्ट लूं, उसके आप हिसाब से जब आंसर देते हो उसके हिसाब से मैंने आपको नंबर देता हूं। जैसे आपके वार्षिक एग्जाम या अर्धवार्षिक एग्जाम में आपके एग्जाम होता कि नहीं होता, उसमें आपके 100 नंबर का पेपर होता है, 20 आपके आंतरिक मूल्यांकन और 80 आपका पेपर होता कि नहीं होता। तो आपका IQ चेक करने के लिए 20 नंबर और ये 80 नंबर क्या है, ये मूल्यांकन किसका कर रहे हैं, आपका IQ का कर रहे हैं। आप कितना सीखा, आपको कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है कि नहीं। चलो ये हो गए छोटे छोटे शब्द। फिर आपका आता है आगे, अब बताओ अधिगम। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। सबसे पहले तो ये बताए भाई साहब ने वातावरण। अब बताओ वातावरण कैसे, हाँ वो भी सही है। अब देखो वातावरण, आप 2 आदमी हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 आदमी। एक बच्चा रह रहा है अच्छे वातावरण में, यानी उसके घर के आसपास कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे वो क्या हो, डिस्टर्ब हो, क्या हो, डिस्टर्ब। और एक बेचारा जहाँ रह रहा है जहाँ पे थोड़ा वातावरण क्या है, यानी जो ड्रिंक वाले हैं, लड़ाईखोर हैं, वो इसके पास रहते हैं। अब मैंने बताया था बच्चा दूसरों को देखकर ही क्या करता है, सीखता है ना। तो ये बच्चा इन लोगों को देखेगा लड़ते हुए, क्या करेगा, इनको देखेगा लड़ते हुए, और ये कहीं और जाएगा इसके साथ में, तो ये क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्यों, इसने देखा ही क्या है, लड़ाई करना सीखा है, तो वो दूसरे व्यक्तियों के साथ भी क्या करेगा, लड़ाई करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। और जो अच्छे वातावरण में रह रहा है, जिसके पालन पोषण अच्छा हुआ है, वो बच्चा दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, हर चीजें वो आसानी पूर्वक सीख सकेगा। और इसके मुकाबले इसका जो IQ है ना, इसके मुकाबले इसका जो IQ है वो हमेशा कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि उसकी सोचने की जो क्षमता है वो इन लोगों की तरह होगी, तो अपने आप IQ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, वातावरण तो हो गया अपने। अब एक चीज मेरे को बताओ, अपने एक बालक को भारत से आप ले गए USA, है कि नहीं। अब बताओ, ये तो है आपका भारत, ये आपका है USA। क्या भारत का वातावरण USA का वातावरण से अलग है, बिल्कुल है। तो इसका क्या वातावरण प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा ये बताओ। स्वस्थ तो यहीं पर भी स्वस्थ है, कौन सा बीमार है अपना, कैसे पड़ेगा, वो वहां का कल्चर अपनाएगा। क्या अपनाएगा, कल्चर अपनाएगा, और कल्चर से अपने आप इसकी क्या हो जाएगी, अपने आप चेंजिंग आ जाएंगे। जो चेंज आता है वातावरण की वजह से चेंज आता है, वो उस बंदे में दिखने लगेगा। एक और उदाहरण बताता हूं आपको,
एक बार एक फिंच चिड़िया थी, ठीक है ना, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस चिड़िया को वहां से उठाकर दूसरे क्षेत्र में ले गए, ठीक है। तो एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र पर ले गए, अभी हाल ही का उदाहरण बताता हूं आपको, अपने जो अभी बीच में तो चीते आए थे ना, बाहर से चीते लेके आए अफ्रीका से, हाँ है ना, मोदी साहब लेके आए नहीं चीते, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले गए तो उनके क्या हुआ, व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, उनको वातावरण सूट नहीं हुआ, बहुत सारे चीते मर गए, काफी चीते मर गए, उसमें उसके बच्चे भी मर गए। क्यों, उनको वातावरण सूट नहीं हुआ, है कि नहीं। अपन भी देख लो ना, यहां से जब ननियाल जाते हैं, थोड़ा दूर हो ननियाल, यूनी के पास में ही, वो अलग बात है, थोड़ा दूर हो 50-60 किलोमीटर, तो अपने घर का और वहां का वातावरण भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो वातावरण इस प्रकार आपको प्रभावित करेगा। फिर हाँ, स्वास्थ्य, ये तो बताने की जरूरत है क्या, स्वास्थ्य कैसे आपको प्रभावित करेगा, सबको पता है। जब आप बीमार हो जाते हैं, सबसे शानदार उदाहरण, बीमारी में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं, भाई माथा दुखे, बस बात खत्म, कहे बेटा रोटी खा, नहीं मत तो पढ़ ले, नहीं मरण दो आगा। फिर और क्या प्रभावित करता है आपको, शिक्षण विधि टीचर की होती है, वो आपको प्रभावित करती है। अब एक बताओ, और बताओ, हाँ सहायक सामग्री है ना। अब सहायक सामग्री कैसे करती है, ये बताओ, सहायक सामग्री क्या है बताओ। एक होता है आपका, क्या होता है, पेन, पेंसिल, ये सहायक सामग्री, और बोर्ड, बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, श्यामपट्ट, श्यामपट्ट, और लपेट फलक देखा हुआ है, लपेट फलक देखा हुआ है, अरे भाई डस्टर, चौक, चौक, और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवीपी देखा हुआ है, ओवरहेड प्रोजेक्टर देखा हुआ है, ओवीपी देखा हुआ किसी के, ओएचपी, सॉरी ओएचपी है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर देखा हुआ है किसी के। जब पहले जमाने में क्या करते थे, यहाँ पे एक व्हाइट पर्दा टांगा जाता था, यहाँ पे एक बड़ा सा यूं लाइट लगाया जाता था, उसके ऊपर ये रील घूमती थी ऐसे, और इसके अंदर से प्रकाश की किरणें आती, और इसके अंदर शानदार चित्र दिखते, अपन बैठे रहते यहाँ एक ऐसे करके बहुत सारे बैठे रहते थे, और अपन देखते थे क्या, मूवी। तो ये जो यहाँ पर चल रहा है और जो ये बता रहा है वो क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। और बताओ, हैं समय, हाँ बिल्कुल सही बात, समय भी सही है। और अब एक चीज बताओ, शिक्षण विद्या कौन सी अच्छी होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को शिक्षण विधियां हमेशा आगमन तरीके से पढ़ाना चाहिए। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण पहले दिया जाता है, फिर उसका नियम बनाया जाता है। जैसे बताओ, उदाहरण देके फिर नियम बनाना। विज्ञान में पहले तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है कि भाई एक बीकर लें, उस बीकर में आप HCl डालें, फिर उसमें 2 बूंद KNO3 की डालें, फिर उसको धीरे धीरे हिलाएं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर नियम बताते हैं कि भाई ये इस वैज्ञानिक का नियम है ना। तो पहले उदाहरण देके फिर उस नियम को बताना, आगमन विधि के अंतर्गत आता है। एक होती है आपके निगमन विधि, यानी इसका उल्टा, पहले नियम फिर उदाहरण। पहले आपको नियम बताए जाते हैं,
कि भाई ये इसका नियम ये है, उसके बाद में आपको बोल देता है कि भाई उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे अभी मैंने दिया, पहले आपको बताया, फिर बाद में मैंने बताया कि चिड़िया वाला और क्या बताया था, वातावरण बताया कि नहीं बताया कि चिड़िया को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसका वातावरण परिवर्तन होता है कि नहीं। तो वो कौन से नियम के अंतर्गत आता, निगमन विधि के अंतर्गत आता। अपने वर्तमान में वैसे तो विधि चलनी चाहिए थी आपको आगमन विधि, लेकिन चल क्या रही है, निगमन विधि। बच्चे का सर्वांगीण विकास किस विधि के अंतर्गत आता है, आगमन विधि के अंतर्गत। ये ध्यान रखना, ये सवाल आया हुआ भी है, ठीक है नहीं। और क्या बचा पीछे देखो, और है मोटिवेशन, प्रेरणा इंग्लिश में, हिंदी में प्रेरणा होगी, इंग्लिश में हो गया मोटिवेशन। और बताओ हाँ विषय वस्तु और साइंस सामग्री सेम ही है, विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु को या सहायक सामग्री को। अब जो अपने पढ़ने में आपको क्या करें, सहायता करे, वो आपके विषय वस्तु को होता है, सहायक सामग्री को उसमें आ जाती है। और बताओ आप पढ़ने वो सही, स्मरण शक्ति भी जरूरी है। और बताओ कारक जो आपको क्या करे, पढ़ने में बाधा डाले। अरे आपका दोस्त भूल गए है ना, पढ़न देवे को नहीं कहीं, अच्छा चलो बढ़िया। और क्या बाकी रहा देखो, इसमें अधिगम वापस निकालो, इसमें कौन सा टॉपिक बाकी रह गया देखो वापस, मैंने कौन सा बताया नहीं वापस। अधिगम के प्रकार कितने प्रकार थे, कौन कौन से हैं, प्रकार कितने बताए थे, अधिगम के प्रकार बताए थे मैंने, कितने बताए, 2 3 और बता दो। अधिगम के 2 प्रकार थे, कौन कौन से, गत्यात्मक और संज्ञानवादी। गत्यात्मक क्या थे, गति द्वारा, कोई भी शरीर की जो गति कर रहा है उसे सीख रहा है, वो किस में आता, गत्यात्मक। और संज्ञानवादी मतलब अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखता। अब ये बताओ ज्ञानेंद्रिय क्या है, कामेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है, और अपने ज्ञानेंद्रिय कितनी है, 5। और कामेंद्रिय तो सारे शरीर में जो भी बाकी है वो कामेंद्रिय है, जो काम करने में सहायक हो। कौन सी, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये है आपकी क्या है, ये चीजें, ठीक है। और बताओ हाँ, उस बेल के अनुसार आपके अधिगम के प्रकार कितने थे, 4। कौन कौन सा, अभिग्रहण, अन्वेषण और रटकर, और कोई चीज का अर्थ जानकर। अब बताओ अभिग्रहण का मतलब क्या है, अरे ग्रहण नहीं, ग्रहण तो आप अन्वेषण द्वारा भी ग्रहण करते हो, रटकर भी ग्रहण करते हो, और अर्थपूर्ण भी ग्रहण करते हो। अभिग्रहण का मतलब क्या था, अरे जो चीज आपको पसंद हो उसको आप आसानी से ग्रहण करते हो, वो क्या है, अभिग्रहण। जो चीज आपको ज्यादा पसंद है, हिंदी की आपको संधि ज्यादा पसंद है तो आप संधि के सवाल आराम से कर सकते हो, वो क्या है, अभिग्रहण। अन्वेषण, डिस्कवरी करके किसी चीज की खोज करके सीखते हो, वो क्या है, अन्वेषण। रटकर, रट्टा मारना। और अर्थपूर्ण यानी किसी चीज का अर्थ जानकर, उसको समझकर, उसको अपने मानसिक रूप में सेव करना, वो क्या है आपका अर्थपूर्ण। अब बताओ, एक था अपना गहने, बताया था मैंने, गहने के अनुसार कितने प्रकार थे सीखने के, 8 प्रकार। पहला प्रकार था सांकेतिक रूप से, यानी संकेत द्वारा सीखना, जो आपके विकलांग होते हैं उनको वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट था उद्दीपन अनुक्रिया, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब क्या है इसका, उद्दीपन का मतलब आपको उद्बुद्ध करना, आपके अंदर से ही जानना, फिर उसको अनुक्रिया करते हैं आप। फिर
यानी आप ऐसे कह सकते हो, कोई चीज को लालच दिलाकर, मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको 10 रुपये दूंगा, आप ये सवाल कर लो, तो आप बहुत कोशिश करोगे उसको करने में, है कि नहीं? तो वो क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। यानी पहले आप उद्दीपक, उद्दीपक क्या है? 10 रुपया, और अनुक्रिया कर रहे हो आप, जो क्रिया कर रहे हो। और इसके आगे वाला पॉइंट क्या था? श्रृंखला में, यानी पहले आप साइकिल सीखते हो, फिर बाद में वो है सरल श्रृंखला। फिर शाब्दिक सचार्य सीखना, यानी शब्दों द्वारा खेलना, है ना? कवि लोग होते हैं ना, अच्छी अच्छी कहानियां बताते हैं, अच्छी अच्छी शायरियां मारते हैं, मेरे को तो आती नहीं भाई शायरियां, है कि नहीं भाई? मेरे को शायरी वगैरह नहीं आती, अपना अपना शौक होता है कि नहीं? फिर विविधीकरण सीखना, यानी दो चीजों को अलग करके सीखना, दोनों में डिफरेंस करके, कभी ये चीज है, ये चीज है। फिर संप्रत्यय सीखना, यानी किसी चीज को दिखाना कि भाई ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है कि नहीं? यानी आपको दिख रही है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, वो क्या है? एक चीज जानना, प्रत्यक्ष को मूर्त भी कहते हैं, मूर्त, मूर्त रूप से जो आपको दिखे वो है आपके संप्रत्यय। फिर नियम द्वारा, फिर समस्या का समाधान करके आप सीख सकते हो, ठीक है नहीं? अब बताओ, इसके अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है वो कौन से रूप में चलती है? अधिगम की प्रक्रिया सभी, सबसे पहले तो आपको मोटिव, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कोई चीज करने के लिए क्या चाहिए? अनुक्रिया। फिर आपको क्या करना पड़ता है? अनुक्रिया करोगे तो क्या मिलेगी आपको? बाधा आएगी आप में, और बाधा आएगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन देना पड़ेगा। और जब मोटिवेशन दे दिया आपको, फिर आप क्या करते हो? अपने अनुभव प्रयोग करते हो। अब जब अनुभव प्रयोग कर लिए चीजों में और सॉल्व भी कर लिया, फिर आप क्या मिलता है आपको? फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। और लास्ट में जाके आपको मिल जाता है क्या? टारगेट आपको मिल जाता है। यह था आपका अधिगम प्रक्रिया। और वो जो अधिगम के संबंधित जो कठिनाई वाले रोग थे, डिसलेक्सिया, ये चीज जानना। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखने में, याद रखना, लिखना मतलब ग्राफिया। लेक्सिया मतलब पढ़ना। प्रेक्सिया मतलब कौशल संबंधित जो भी आपके कौशल, कौन से होते हैं? कितने कौशल होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये होते हैं आपके कौशल। कितने होते हैं कौशल? आप सुन सुन के पढ़ रहे हो तो निम्न में से कौन सा कौशल है? कौन सा कौशल है? सुनकर पढ़ना, सुनकर सीखना, सुनना कौशल, ठीक है। फिर अगला था आपके गणना संबंधित, यानी आप गणित में रूप में कि आपको बोले कि 2 और 2 कितने होते हैं? नहीं 5 नहीं 6, आपकी बात 6 हो जाएंगे। 5 सब बोलते हैं, मैं बोलता हूं 6 है। इसका मतलब मैं किस किस चीज से ग्रसित हूं? कौन सा रोग है? डिसलेक्सिया कहां हो गया? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है? मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। क्या सब निकला? ये हो गया डिसकैलकुलिया, मेरी कैलकुलेशन क्या हो रही है? गड़बड़। तो रोग कौन सा हो गया? डिसकैलकुलिया। अब एक चीज आपने लिखी नहीं थी, मैं बता देता हूं आपको, है ना। अधिगम के सिद्धांत नहीं लिखे थे अपने, थोड़ा डीप है लेकिन लिख लो, कहीं कोई बात नहीं, थोड़ा कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो पन्ने में तो बढ़िया होगा, है। लिखे थे आपने अधिगम के सिद्धांत? चलो करो इसको, अधिगम के सिद्धांत मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक व्यक्ति था थॉर्नडाइक, अधिगम के सिद्धांत। ये व्यक्ति था थॉर्नडाइक। ये भाई साहब ने क्या किया?
एक मिन्नी ली, क्या ली? बिल्ली। हाँ, मिन्नी, बिल्ली, बिल्ली, जो भी कहें, उसको एक पिंजरे में बंद किया। क्या किया? उसको एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे के अंतर्गत उस बिल्ली को क्या किया? बंद किया। अब देखो इसका नियम देखना, मैं पहले आपको क्या दे रहा हूं? उदाहरण। कौन सी विधि यूज कर रहा हूं? विधि आगमन यूज कर रहा हूं। उसने एक बिल्ली ली और उसके अंदर एक यहां पे लगाया खटका, एक प्लग लगाया, जिसको दबाने पर ऊपर से एक मांस का टुकड़ा गिरता नीचे। ऐसा जुगाड़ बनाया। क्या बनाया? एक बिल्ली बैठी अंदर, जब ये अपना पैर इस पे लगाती तो ऊपर से भोजन मिलता। तो पहले पहले 2-3 दिनों में क्या हुआ? इसने कुछ ना तो लगाया, नई बात, ये अंदर घूमती रही, उसको पता नहीं था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उसके पैर के कोई भाग लगा उस पे, तो ऊपर से खाना पड़ा और एक घंटी बजी, टिंग। फिर घूमी खा के, फिर घूमी के, फिर कोई पूंछ लगी वहीं पर, फिर खाना पड़ा, फिर घंटी बोली। मिन्नी बहुत होशियार थी, बिल्ली बहुत होशियार थी, उसको पता चल गया इसको दबाना है, खाने को आना है। तो फिर ये इसको दबाती, खाना आता, फिर घंटी बोलती। ऐसे करके वो सीख गई कि भाई इसको दबाना, खाना आएगा। तो पहले उसने क्या किया? उद्दीपक या अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया की, पहले क्रिया की कि नहीं की? फिर इसके समक्ष क्या उत्पन्न हुआ? उद्दीपक आ गया, प्रोडक्ट आ गया, है कि नहीं? तो इस नियम को किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे, ठीक है ना? तो इस नियम के अंतर्गत आप कह सकते हो कि किसी जानवर या व्यक्ति को पहले अनुक्रिया की जाती है, फिर उसको उत्पाद प्राप्त होता है कि नहीं? यह सिद्धांत किसने दिया था? पहले सॉरी उद्दीपक है ना, उद्दीपक फिर अनुक्रिया हुई ना। यानी जब खाना हुआ, प्राप्त हुआ खाना, इसको ये खाना कह सकते हो, फिर बाद में क्या बजी? घंटी बजी। क्रिया हुई कि नहीं हुई? खाना प्राप्त हुआ, फिर क्रिया हुई, घंटी बज गई। तो इस नियम को और क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। समझ गए? इसने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। क्या निष्कर्ष निकला? जब किसी बालक या पशु के समक्ष कोई उद्दीपक प्रयुक्त किया जाता है तो वह बालक या पशु अनुक्रिया करता है। लिखो इसको। फिर थॉर्नडाइक ने एक और नियम दिए थे, सीखने के नियम दिए थे। सीखने के नियम, ये यहीं तक नहीं रहा, इसने कहा नहीं मैं और दूंगा, और नियम दिए। कितने दिए? 3। कौन कौन सा? पहले दिया था तत्परता का सिद्धांत,
तत्परता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इसने क्या किया, एक घोड़ा लिया, उस घोड़े को खींचा और ले गया खेड़ी के पास है या पानी के पास, हाँ अपने महारड़ी में चल रहे खेड़ी, तालाब के पास ले गया भाई, ठीक है। उसको किसके पास ले गया, तालाब के पास ले गया। अब तालाब में तो पता ही है पानी होता है कि नहीं, तो इसको बोल रहा है तो पानी पी। इस बेचारे को प्यास भी नहीं लगी हुई है, फिर भी कह रहा पानी पी। उसको क्या कर रहा है, वो तत्पर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको तत्पर कर रहा है, यानी उसको जबरदस्ती कि पी। अब आपको जबरदस्ती पीने के लिए कहे तो आप पी सकते हो क्या, नहीं, तो आपको तत्पर नहीं कर सकते। तो तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। ये सवाल आया हुआ है, ये रीट में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये आया हुआ है। तो तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। दूसरा, पहले ये लिख लो इतना, यानी आप किसी जानवर या किसी मनुष्य को आप तत्पर नहीं कर सकते इस नियम के अंतर्गत। तत्परता के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी जानवर या किसी भी मनुष्य को आप तत्पर या जोर जबरदस्ती से आप नहीं सिखा सकते, है ना, वो अपने आप सीख लेगा। लिखो इसको, लिख लिया। फिर दूसरा इसने दिया था अभ्यास का नियम। क्या दिया, अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अब अभ्यास एक आपको कहावत सुनी हुई है भाई, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, सुनी हुई है। रसी आवत जावत ते सील पर पड़े निशान। इसका मतलब समझ रहे हो, जब अपने टाके पर आप पानी खींच रहे हो, सामान्य उदाहरण बता रहा हूं, तो रस्सी जब टाके के पत्थर पर घिसती है और 2-3 साल बाद देखते हो तो रस्सी क्या करती है, उस टाके की पत्थर को काट देती है, निशान बन जाता है। तो आप जो ज्यादा आप अभ्यास करोगे तो आप ज्यादा सीख सकते हो, आप लंबे टाइम तक उस चीज को सीखा जा सकता है। हाँ, अभ्यास का सिद्धांत भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। ये सवाल आपको इतने आता है कि तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। फिर तीसरा नियम है सुख और दुख का नियम। सुख और दुख का नियम, तीसरा नियम क्या है। अब सुख और दुख का नियम कैसे, या इसको कहते हैं प्रभाव और परिणाम का नियम। जब आप पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो आप सुखी होते हो, अब जब गलत परिणाम निकलता है तो आप दुखी होते हो। तो उसे क्या कहा गया, सुख और दुख का नियम। तीसरा नियम क्या है, प्रभाव व परिणाम का नियम। नियम कहो चाहे सिद्धांत कहो, या इसे क्या कहते हैं, सुख व दुख का नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति का आप पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है तो सुख की अनुभूति होती है, और जब परिणाम आता है कि यार गलत कर लिया मैंने, तो दुखी होते हैं। प्रभाव देखो, आपके 10th के एग्जाम है, ठीक है, और 10th के एग्जाम में आपने अच्छी पढ़ाई की और अच्छी पढ़ाई करने पर आपके एग्जाम हुए, परीक्षा हुआ, यहां तक तो आप खुश थे। जब अच्छी पढ़ाई की यहां तक तो क्या थे, आप खुश थे कि बिल्कुल पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा। और जब आपकी परीक्षा हुई, आपके परसेंटेज बने 45, तो यहां पे क्या हो गया, दुख हो गए।
है? अरे ऐसा प्यास होना ये क्या कहलाए? हैं? क्या कहें इस चीज को? एक चीज बताओ, यदि आपके 60% आते हैं खुश होते हो या 36% आते हो कब खुश होते हो? ज्यादा खुश कौन होता है? नहीं, सबसे ज्यादा खुश ये होता है। क्यों होता है? विश्वास ही को तुम्हें पास होगी हो। वाह, है कि नहीं? ये क्या कहता है? काश 65% बन जाते, काश 70% बन जाए। अब कोई तो बोलता है काश 100% बन जाए। अब की बार बनाए ना 100%, एक लड़की का बना है 100%। इसका मतलब क्या है? अपना शिक्षा नीति क्या है? एक चीज बताओ मेरे को, आप सब भावी अध्यापक हो, मैं आपको चीज पूछ रहा हूं, क्या 100% मुमकिन है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी बात, जब आप हिंदी लिखते हो तो कई बार बिंदी लगाते हो, तो हिंदी में ही बिंदी गड़बड़ हो गई, शब्द त्रुटि होगी। अब जब शब्द त्रुटि हुई तो उसके नंबर कटेंगे या देंगे? इसका मतलब अपना शिक्षा नीति क्या है? कमजोर है। शिक्षा नीति क्या है? कमजोर। बच्चों को ज्यादा उद्बोधन किया जा रहा है, ये सही भी है और गलत भी है। ठीक है, ये 3 नियम लिख दिए आपने, ये परिणाम के उदाहरण भी समझ गए आप। तीन नियम किसने कौन कौन से नियम थे? सबसे पहले तत्परता का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा प्रभाव और परिणाम का सिद्धांत। सवाल आपके ज्यादातर, मैंने बताता हूं 100% सवाल आपका तत्परता के सिद्धांत पर आता है। उदाहरण ले लेता है आपके कि एक घोड़े को, अब देखो सवाल देखो इसके ना, मैं बनाता हूं। एक घोड़े को तालाब के पास जबरदस्ती ले जाया जाता है। निम्न में से थॉर्नडाइक के किस नियम की अनुपालना कर रहा है? पहला यहाँ पे आएगा अभ्यास, दूसरा आएगा आपके पुनरावृत्ति, तीसरा आपके आ जाएगा तत्परता, चौथा आ जाएगा आपका अभ्यास। ये ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, अभ्यास 2 वाली यहाँ लिख दो, को दूसरा लिख दो। प्रभाविता का सिद्धांत लिख दो। प्रभाविता का सिद्धांत बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। तो आप क्या करोगे? तत्परता। अब किसी चीज को तत्पर नहीं कर, अब एक उदाहरण में दूसरे भी ले सकता हूं। मैं एक बच्चे को जबरदस्ती क्लास में बैठा रहा हूं, उसको जबरदस्ती याद करा रहा हूं कि पढ़ याद कर, तो निम्न में से किस नियम, थॉर्नडाइक के किस नियम की अनुपालना कर रहे हैं? तत्परता, है ना? किसी चीज को मतलब जबरदस्ती, कोई भी चीज हो ही नहीं रही है लेकिन उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, माडे नहीं करनी है, नहीं? बढ़िया बात है। तो आपके सवाल आते हैं आप खुद पे। फिर देखो दूसरा नियम, देखो ये तो हो गया आपका। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम, तीसरा था आपके प्रभाव या दुख का नियम, दुख या सुख का नियम। अब देखो एक आदमी था, इसका नाम था पावलो, है? क्या था उसका नाम?
पावलो, पावलो का सिद्धांत। अब देखो पावलो ने किस पे नियम बनाया? कुत्ते पर। किस पे बनाया? कुत्ते पर। प्रयोग किस पे किया? कि भाई तू थोंडाई को बोला तू कुत्ते मिनी पे कर रहा है, मैं कुत्ते पे कर लेता हूं। तो पावलो जो व्यक्ति था उसने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और इसका प्रयोग का नाम था क्लासिकल सिद्धांत। पावलो का क्लासिकल सिद्धांत। अब देखो इसने क्या किया, इसने भी एक पिंजरा लिया। इसने क्या किया? एक पिंजरा लिया, उसके अंदर उस कुत्ते को बांध दिया। ओ कुत्तो आप ऊंधड़ी ए तोंगड़ा है। अरे भाई बहुत बड़ा पेंटर हूं मैं। हेलो भाई, हेलो। ठीक है, तो इसने क्या किया? इस कुत्ते को बांध दिया इस पिंजरे के अंतर्गत। हाँ, बाहर नहा जाओ, नहीं है तो पिंजरे पर गाले है नहीं, पिंजरे खोल देने बाहर नहा दी तो पकड़ की गए। फिर इसने नहीं पाड़ा हुआ नहीं था, ऐसे ही 4-5 दिन इसको क्या करा? भूखा रखा। अगड़े भूखो मारियो। फिर क्या किया इसने? एक यहां पे लगी हुई थी बैल घंटी। ये घंटी 12 बजे बाजती, फिर 6 बजे बाजती। ठीक है, अब जब 12 बजती, घंटी जो ही बजी, यहां से खाना आया, दे आगे और ले रस्तो और रस्तो। हाँ टिपण आ गयो। फिर वापस 6 बजी, दे बजी घंटी, दे खानो, दे आगे खा लियो। क्या कर रहे हैं ये भी? क्या मिल क्या रहा है इसको? अरे भाई आपने साइकोलॉजी के भाषा में बोलो। पहले क्या मिला? क्या बजी? घंटी क्या है? उद्दीपक है, अनुक्रिया है, उद्दीपक है। खाना आ गया, खाना भी क्या है? उद्दीपक। खा रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये नियम ऐसा था। उसने बताया कि जब किसी को पहले उद्दीपक दें, फिर वो अनुक्रिया अपने आप करेगा। घर पे देख लो, अपने टाइम जब रोटी खाने का होता है तब वो कुत्ता आ जाता है, क्योंकि अपन रोज रोज उसको रोटी नापते हैं ना, तो क्या करता है वो टाइम होते ही वो आ जाएगा अपने पास। तो क्या कर रहे हैं अपन? तो उसको क्या कर रहे हैं? उद्दीपक दे रहे हैं और टाइम पर वो अपने आप आ जाता है, अनुक्रिया करता है। पावलो का सिद्धांत। फिर था आपका स्किनर। एक शब्द आता आपके स्किनर का क्रिया प्रस्तुतता नियम या सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुतता का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। किस पे प्रयोग किस पे किया था? अरे ऊंदरो। हाँ, कैसे किया प्रयोग बताऊं? सबसे पहले तो एक ऊंदरा लिया। चलो ऊंदरा बना देते हैं ना। ऊंदरो हैं, लागे हम क्या ऊंदरो? ये नाक बन गई इसकी, पग तो मई है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक ऊंदरा लिया, इस ऊंदरे की पूंछ कट कर दी, काट दी। फिर ऊंदरो ब्यायो और ऊंदरा आया, चार पांच एक और ऊंदरा आया।
नहीं। थोड़े बड़े हुए, उनकी भी पूंछ काट दी। फिर और वे और आगे, यूं करके झुंड बन गया, लेकिन उनकी पूंछ तीन चार पीढ़ी के बाद में अपना आप कटी हुई मिली। जब ऊंदरा बड़ा हुआ, इसकी पूंछ थी ही नहीं, उसके आनुवांशिकता में क्या हुआ, परिवर्तन है, उसका डीएनए चेंज हो गया। ये किसने बताया? स्किनर ने बताया। तो आपके नियम आता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किया? स्किनर ने। अब इसको याद कैसे करोगे आप? अब कंफ्यूज हो जाओगे आप। क्या समझे बच्चों? ऊंदरे वाला, अरे भाई एक ऊंदरो लियो, बिन पूंछड़ी काट दी, ठीक है, एक बाद में पातो बड़बिया और ऊंदरो आयो, बिनी पूंछ काट दी, यो कर तो 4-5 बार पूंछ काट दी, और आखिर में एक ऊंदरो आयो बिने पूंछड़ी होती कौन? इन्हें पूंछड़ी कहीं होती कौन? बिना पूंछ का था। हाँ, इन्हें एक और प्रयोग करियो, क्या करियो? इसने एक भूलभुलई बनाई। क्या बनाई? भूलभुलैया बनाई। यहां पर एक चूहा छोड़ा। अब देखो, इधर देखो, यहां पे इसने चूहा छोड़ा, जो चूहा इसके अंदर गया, यदि इसके और इसके अंतर्गत यहां टच हुआ तो यहां पे लगा हुआ था क्या? करंट लगा हुआ, वोल्टेज लगा हुआ था आपके, है ना, ए बी। वो तो मेरे खाए बिन ठा पड़े, है कि नहीं? इधर टच हुआ, इधर करंट, इधर टच हुआ, इधर करंट, बीच में चले तो एकदम कोई समस्या नहीं है। टच होते ही हाँ करंट आ जाए, टच होते ही, है कि नहीं? एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर ऊंदरे को आई अकल कि नहीं, टच तो होना ही नहीं है, अपने बीच बीच में चलना है। इतना ऊंदरा होशियार हो गया कि उसको करंट आया ही नहीं। यानी वो क्या कर रहा है? वो भी उद्दीपक और अनुक्रिया पे सिद्धांत की पालना कर रहा है। यानी उद्दीपक क्या है? उसमें करंट है, झटको लगे नहीं, झटको नहीं लगाना है, सीधे सीधे बैठना है। यही है क्रिया प्रस्तुत, इसका प्रयोग किया है। हाँ, प्रयोग किया इसने, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको? आपको याद यही रखना है, प्रयोग किस पे किया, किसने किया, और नियम का नाम क्या है। समझ गए? ये था आपका स्किनर का नियम। 3 नियम बता दिए मैंने। कौन कौन से बता दिए थे? थॉर्नडाइक के नियम बता दिया, पावलो का बता दिया, स्किनर का बता दिया, है ना, लिख लिया आपने। और इसमें एक और चीज ऐड करो, आपके पिछली बार एक सवाल आया था अधिगम के पठार में से, आया था, हैं? वो आपको समझ आया हुआ क्या? अधिगम के पठार क्या है? अधिगम के पठार का मतलब क्या पता समझा रहा आपको? चरण नहीं, पठार अलग है। पठार का मतलब क्या पता आपको? आप ना तो सीख रहे हो, नहीं आगे बढ़ रहे हो, वहीं पे इस तरह कोई चीज आपको क्या कर रही है? रोक रही है। यानी आप 0 से वापस 0 पर ही हो। वो होते हैं आपके पठार। पठार भी कितने प्रकार कारक, पहले देखो पठार के कारक कौन कौन से होते हैं, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपके होनी चाहिए रुचि, हेंगू मोटी रुचि। यदि आप में रुचि नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते। पठार का मतलब क्या है? इस तरह मतलब आप सीख कितना रहे हो, आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो होता है पठार। अलगाव कहते हैं ना, अपने मन नहीं है मारो, समझ को नहीं आवे मने, वह पठार। अब इनको पठार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपकी होनी चाहिए रुचि। अब पीछे वालों की रुचि बिल्कुल नहीं है, नींद आ रही है, अरे यार एक्टिव रहो, गप्पे मार रहा हूं मैं आपके साथ में, लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना होगा मैं बता दूंगा, ये लिख लो,
हैं, वापस आपका रिवीजन हो रहा है। तो सबसे पहले अधिगम पठार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपकी रुचि होनी चाहिए, फिर आप में थकान नहीं होनी चाहिए। कौन है? फिर आप में होना चाहिए आपका शारीरिक और मानसिक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अरे इधर दो, 1 मिनट रुको। आप पढ़ रहे हो, उधर ध्यान दे रहे हो, तो बंद कर दिया। अब उसमें क्या है, शांत रखो। चल रहा है, कैमरा चल रहा है, छो कोई बात नहीं, चो फेंक दो। फिर अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, वहां पे नहीं। अपना पूरा माइंड यहाँ पे रखो, वहां पे चाहे डीजे बजे, अपने को ध्यान नहीं देना है इधर। फिर आपके कौन सा कारक आपको प्रभावित कर रहा है? फिर क्या कर रहा है आपको? प्रेरणा, यानी आपके मोटिवेशन नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। फिर नकारात्मक विचार, गलत सोच, ये आपके आप पढ़ने में क्या करती है? आपको बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है ना? अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अधिगम के पठार कितने प्रकार के होते हैं? 3, सकारात्मक, नकारात्मक और। आप पठार को ऐसे ले लो, आप सीखने में जो आपको मदद करे वो है सकारात्मक, जो आपको सीखने में आपकी मदद न करे वो है नकारात्मक, और जो सीखने में ना तो मदद करती है ना ही आपको नुकसान करती है वो है आपकी शून्य। समझ गए? अब यदि मैं बताऊं आपको कि एक नींबू वाला क्या करता है? शिकंजी बनाता है, उसके अंतर्गत डालता है जलजीरा, है कि नहीं? ये बना दिया, इसमें डाल दिया जलजीरा, नींबू डाल के क्या बना दिया? शिकंजी बना दी। आप इसको देख रहे हो, फिर आप घर जाते हो और वही क्रिया वापस अपनाते हो, तो ये क्या आपका कौन सा? सकारात्मक अधिगम होगा। यानी आपका जो सीखा हुआ देखा हुआ ज्ञान है नींबू शिकंजी वाला, वो आप आगे क्या कर रहे हो? प्रयोग ले रहे हो, तो क्या है वो? नकारात्मक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप देखते भी हो और अपने लिए बहुत घातक है, जैसे लोगों को लड़ते हुए देखते हो और घर जाके आप लड़ते हो, तो वो क्या है? नकारात्मक है। क्या है वो? गलत है। आपके लिए क्या है वो? गलत है। समझ गए? और शून्य मतलब निष्क्रिय, ना तो आपको कोई चीज की सहायता मिलती है, नहीं आपके कोई चीज का नुकसान होता है, वो होता है आपका शून्य। ठीक है? ये चीज थी आपके अधिगम। अधिगम के सारे टॉपिक बता दिए मैंने, और एक बार आपको फिर रिवीजन कर लिया मैंने। ठीक है? चलो, क्या टाइम होगी अपने? 45 है ना? अब किसका टेस्ट है? अच्छा रेस्ट है। कितने बजे रेस्ट है?